everyone, my name is Ansel Bhatia, and if you are struggling with your academic literature, this is the right place. So, without any further delays, let's get started. आज हम लोग विलियम शेक्सपियर का सोनेट 18 डिस्कस करने जा रहे हैं। सोनेट 18 या शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, ये जो सोनेट है ये शेक्सपियर का वन ऑफ द बेस्ट सोनेट है उनके 154 सोनेट्स में से। सोनेट 18 सबसे पहले 1609 में पब्लिश हुआ था, एक टिपिकल सोनेट की तरह फेमस लिरिकल पोएम भी है। जो सोनेट है इसे पिछले 17 सोनेट्स के साथ लिंक किया गया है, इसलिए इसे प्रोक्रिएशन सोनेट भी कहते हैं। और ये जो सोनेट है या इससे पहले जो 17 सोनेट्स थे वो सब एक यंग मैन को एड्रेस किए गए हैं जिसका नाम है WH, जिसकी आइडेंटिटी एक मिस्ट्री है। मैंने आपको स्टोरी ऑफ शेक्सपियर सोनेट वीडियो में भी बताई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगी, आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखना ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। पिछले 17 सोनेट्स में जो है वो यंग मैन के पीछे पड़ा है, उसको अटेम्प्ट कर रहा है कि वो अपनी जो उसकी ब्यूटी है वो उस ब्यूटी से अपने चाइल्ड करे, अपने बच्चे करे। लेकिन जो ये सोनेट है 18 सोनेट है, इसमें शेक्सपियर वो आर्ग्यू बंद कर देता है, उस आर्ग्यू को छोड़ देता है क्योंकि उसके पास एक बेटर आइडिया होता है अपने फ्रेंड की ब्यूटी को प्रिजर्व करने का, और वो आइडिया है उसके वर्सेस या उसकी लाइंस, सोनेट की लाइंस, जिनके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। इस सोनेट की जो जर्नल थीम है वो अटर्निटी है, और इसमें पोएट जो है वो कन्विंस कर रहा है रीडर्स को कि उसका जो यंग फ्रेंड है उसके पास अटर्नल ब्यूटी है। सोनेट 18 भी टिपिकल शेक्सपियर सोनेट फॉर्मेट में लिखी गई है, और इसी वजह से ये इसकी जो 14 लाइंस हैं ये आयम्बिक पैरामीटर है, और इसके एंड में 2 राइमिंग कपलेट्स हैं। इसमें 3 क्वार्टरेन्स हैं जिनकी राइमिंग स्कीम है AB CD CD EF GG। GG जो है वो लास्ट के इसके 2 राइमिंग कपलेट्स हैं। इस सोनेट में फिगरेटिव लैंग्वेज यूज की गई है ताकि स्पीकर अपनी फीलिंग जो है वो अच्छे से दिखा सके अपने बिलव्ड के लिए। जो मेन लिटरेरी डिवाइस है इस पोएम का, सोनेट का, वो है मेटाफर। पोएट ने इसमें अपने बिलव्ड को समर की ब्यूटी के साथ कंपेयर किया है डिफरेंट वेज में। तो अब हम लाइन बाय लाइन पोएम पढ़ेंगे और उसका मतलब समझेंगे। Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. विलियम शेक्सपियर अपनी सोनेट को, अपनी पोएम को शुरू करते हैं एक क्वेश्चन अपने फ्रेंड के सामने रखते हुए, जो है शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। मतलब स्पीकर इसमें कंफ्यूज है कि जो उसका यंग फ्रेंड है उसकी ब्यूटी को कंपेयर करे समर के साथ या ना करे, लेकिन फिर वो आइडिया ड्रॉप कर देता है। और नेक्स्ट लाइन में वो ये कहता है कि उसका जो डियर फ्रेंड है वो समर से ज़्यादा भी लवली और टेम्परेट है। समर बहुत ही ज़्यादा होती है अपने हार्श डेज पे, मतलब कई बार गर्मियों में गर्मियाँ बहुत ही ज़्यादा होती हैं, समर के मौसम में गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन उसका जो ये फ्रेंड है, जो उसका ये यंग फ्रेंड है, इसकी ब्यूटी जो है ये एकदम जेंटल है और समर से ज़्यादा अच्छी है। Next lines. Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's lease hath all too short a date. इन लाइन्स में स्पीकर ने समर को पर्सोनिफाई किया है। वो कह रहा है कि समर की विंड्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट होती हैं और एक थ्रेट होती है, डेंजर होती है उन ब्यूटीफुल फ्लावर्स के लिए जो मई के महीने में उगते हैं। वो ये आर्ग्यू करता है कि समर ज़्यादा लंबी नहीं होती, वो शॉर्ट होती है और वो बहुत जल्द ही ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट लाइन्स. एंड समटाइम टू हॉट द आई ऑफ हेवन शाइन्स एंड ऑफन इज हिज गोल्ड कम्प्लेक्शन डिम. इन लाइन्स में
स्पीकर जो है नेचर को पर्सोनिफाई कर रहा है और ये कह रहा है कि कभी कभार जो सन है वो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है। यहाँ पर द आई ऑफ हेवन, इसे द सन कहा गया है। आई ऑफ हेवन से पोएट का मतलब है जो सन है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है कभी कभार, और कभी कभी बहुत ज़्यादा डिम हो जाता है क्लाउड्स की वजह से। यहाँ पर द आई ऑफ हेवन से पोएट द सन को रेफर कर रहा है, और सेकेंड लाइन में हिज गोल्डन कॉम्प्लेक्शन डिम्ड, इससे पोएट रेफर कर रहा है सन को एज अ गोल्डन फेस। इन लाइंस में पोएट अपने यंग बिलव्ड फ्रेंड की ब्यूटी को प्रेज कर रहा है, वो उसकी ब्यूटी की तारीफ कर रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली समर से कंपेयर करते हुए, इनडायरेक्टली समर सीजन से कंपेयर करते हुए। नेक्स्ट लाइन्स, एंड every fear from fear sometime declines by chance or nature's changing course untrimmed। यहाँ पर पोएट या ये कह रहा है कि वक्त के साथ सब बदल जाता है, एवरीथिंग चेंजेस विद टाइम। सबसे सुंदर चीज़ भी अपना चार्म खो देती है, अपनी खूबसूरती खो देती है, वो फेड हो जाती है। वो ये कह रहा है कि वर्ल्ड में जितने भी ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, एक टाइम आएगा कि वो सब कम ब्यूटीफुल हो जाएंगी, अपनी खूबसूरती खो देंगी उस प्रीवियस स्टेट से जैसे वो पहले। ये जो डिग्रेडेशन होती है ब्यूटीफुल थिंग्स की, जो ये डिग्रेडेशन होती है कि वो लेस ब्यूटीफुल हो जाती हैं, ये बाय चांस और बाय रूल होती है नेचर की वजह से, जो कि कभी मॉडिफाई नहीं की जाती, जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। यहाँ पर एवरी फेयर को पोएट रेफर कर रहा है ब्यूटीफुल थिंग्स को, और यहाँ पर डिक्लाइन से पोएट रेफर कर रहा है जो ब्यूटी जो लेस होती जा रही है दिन भर दिन, और बाय चांस और नेचर्स चेंजिंग कोर्स मतलब कि नेचर की वजह से हो रहा है वो डिग्रेडेशन, और अनट्रिम्ड, अनट्रिम्ड का मतलब है अनमॉडिफाइड, यानी जो मॉडिफाई या बदली ना जाए। नेक्स्ट लाइन्स, by the eternal summer shall not fade, nor lose possession of that fair thou owest। यहाँ पोएट ये कह रहा है कि चाहे ब्यूटी, जो थिंग्स की जो ब्यूटी है, उन चीज़ों की जो ब्यूटी है वो डिक्लाइन हो रही है विद टाइम, लेकिन जो यूथ की ब्यूटी है यानी कि उसकी जो फ्रेंड की ब्यूटी है वो डिग्रेड ना हो, वो ख़त्म ना हो। बिलव्ड समर मतलब बिलव के उसके जो हैप्पी समर डेज हैं वो हमेशा एटर्नल रहें और कभी भी फेड ना हो, या उनका चार्म जो है वो कभी ख़त्म ना हो, यानी कि इन शॉर्ट उसके फ्रेंड की ब्यूटी कभी खत्म ना हो। फेयर द ओएस्ट का मतलब है उसके फ्रेंड की ब्यूटी कभी खत्म ना हो। ओएस्ट का मतलब है अदरवाइज, ओल्ड इंग्लिश में इसे ओएस्ट बोलते थे, अदरवाइज को। और यहाँ जो ओएस्ट है ये हमें ये कन्वे कर रहा है, एक आइडिया कन्वे कर रहा है। वो आइडिया ये है कि जो ये ब्यूटी है जो हमने बोरो की है नेचर से, वो हमें एक टाइम तक उसे पे बैक करनी हो। अब इन लाइन्स के बाद जो पोएम की, जो पोएट की टोन है वो चेंज हो जाती है। लाइन्स 1 to 8 में पोएट जो है वो पॉइंट आउट कर रहा है समर की लिमिटेशंस, लेकिन अब उसने अपने फ्रेंड की ब्यूटी को डायरेक्टली प्रेस करना शुरू कर दिया है। पहले तो वो इनडायरेक्टली प्रेस कर रहा था, समर की प्रेजिंग से उसे अपने फ्रेंड को प्रेस कर रहा था, लेकिन अब वो सीधा अपने फ्रेंड को ही प्रेस करेगा। Nor shall death brag thou wanderest in his shade, when eternal lines to time thou goest। बट यहाँ ये कह रहा है कि डेथ यहाँ मेरे फ्रेंड के सामने शो ऑफ नहीं कर सकती। जो स्पीकर है, जो पोएट है, वो यहाँ डेथ को पर्सोनिफाई कर रहा है, और वो ये कहता है कि चाहे डेथ हमेशा ही लाइफ से ऊपर रही है, लेकिन यहाँ मेरा फ्रेंड जो है वो इन इन लाइन्स में, मेरी पोएम की लाइन्स में हमेशा जिंदा रहेगा, एटर्नल रहेगा, थ्रू एटर्निटी मतलब हमेशा के लिए है। पोएट यहाँ ये कह रहा है कि जो उसका फ्रेंड है वो इमॉर्टल है और डेथ कभी भी उसको आके अपने हाथ नहीं लगा सकती।
यहाँ डेथ को एक पर्सन की तरह दिखाया गया है जो कि बहुत ज़्यादा ब्रैग करती है या शो ऑफ करती है उस इस चीज़ के बारे में कि उसने इतने सारे सोल्स को अर्थ पे से ले गई है वो डार्कनेस में, मतलब दूसरे वर्ड में ले गई है वो। नेक्स्ट एंड लास्ट लाइन्स, ये जो है ये फाइनल कपलेट्स हैं। सो लॉन्ग एज men कैन breathe और eyes कैन see, so long lives this and this gives life to thee। ये जो लास्ट लाइन्स हैं ये कपलेट है और यहाँ विलियम शेक्सपियर प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि उसकी जो पोएम है, ये जो उसकी पोएम है उसके बेस्ट फ्रेंड के बारे में, उसके बिलव्ड के बारे में, उस बिलव्ड की ब्यूटी के बारे में। ये हमेशा थ्रू एजेस रहेगी, जब तक इंसान धरती पर है तब तक ये पोएम वो पढ़ता रहेगा और जब तक लोग आते रहेंगे ये पोएम टिल एटर्निटी चलती रहेगी। और इस पोएम के साथ जैसे जैसे ये पोएम चलती रहेगी इसी तरह उसका जो लव है वो भी जिंदा रहेगा, चलता रहेगा उसके मरने के बाद भी।